जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक न्यू डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी या न्यू डायमेंशन ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कशन करना है कि कैसे छोटे से छोटा देश भी अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी, यस, अलग ही लेवल का होता है स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी, उसका यूज करके बड़े से बड़े देशों जैसे सऊदी अरेबिया जिसकी आबादी, कतर की आबादी 2.5 लाख, सऊदी अरेबिया की आबादी 3.5 करोड़। वहीं सऊदी अरेबिया के पीछे यूएई, ओमान, ओमान के बाद इजिप्ट से लेकर पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा हुआ है। इस पूरे अरब वर्ल्ड के सामने केवल 2.5 लाख, हालांकि 25 से 30 लाख जो आबादी आपको दिखाई देती है वो मैक्सिमम माइग्रेंट्स हैं जो वहां वर्कर हैं। 2.5-3 लाख के करीब की आबादी जो ओरिजिनल कतारी हैं, उसके सामने पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड के 22 देश झुके हुए हैं। इस्लामिक लीडरशिप उसके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। टर्की जो अपने आप को खलीफा और उमैयद और ये क्या नाम है ऑटोमन एम्पायर का वंशज मानते हैं, वो उसके सामने झुके हुए हैं। ईरान उससे दोस्ती करना चाहता है और न जाने कितना ऐसा सिचुएशन है जो आपको देखने को मिलेगी कि लगातार चल रही है। और कतर सिर्फ 2.5 लाख की आबादी का देश इन सब मामले में डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हाँ, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही हैं तो दोस्तों हमारी जो स्टडी टेबल ऐप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये जो स्टडी टेबल ऐप है ये यकीन मानिए आपको बहुत सारे नोट्स से लेकर फ्री टेस्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएगी, तो जल्दी से आप इससे जुड़िए। दूसरा, अगर आप आईएएस पीसीएस के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने पहले जो भी किया, पहले क्या करते थे, पूरा पूरा सिलेबस की फीस आपसे चार्ज करते थे। अब पूरी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंगल मॉड्यूल सब्जेक्ट आप पढ़ें और जब तक वो मॉड्यूल सब्जेक्ट चले सिर्फ और सिर्फ उसकी फीस दें। उसके बाद अगला मॉड्यूल चलेगा तो उसकी फीस दी जाएगी। यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही कम किस्तों में, बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्ट की जा रही है। जैसे 5,000 रुपीज़ का हमने मॉडर्न हिस्ट्री मॉड्यूल स्टार्ट करना है 21 जून को, 50% ऑफ दे दिया, यानी आपको सिर्फ 2,500 रुपये पे करके, और इसके बाद ये मॉडर्न 50 कोड डालेंगे या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पर कॉल करेंगे, आपको हमारा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करवाई जाएगी मॉड्यूल फॉर्म में यूपीएससी पैटर्न पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी आप बिगिनर हैं, एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, भले ही आप किसी भी स्कूल के क्लास में हैं, कॉलेज की क्लास में हैं, तो आपके लिए अवेलेबल है 90 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का कोर्स। सिर्फ 500 रुपये मंथली फीस है इसकी। आप इसमें आप एनरोल करवा सकते हैं। अभी एंशियंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी बैच चल रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कतर। कतर की स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, इसके ऊपर समझिए थोड़ा। नॉर्मली अगर आप डिप्लोमेसी को देखते हैं तो एक है हार्ड पावर डिप्लोमेसी। हार्ड पावर डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि बहुत ताकतवर एक देश है, और वो बहुत ताकतवर जो देश है जैसे अमेरिका, वो किसी भी देश को डरा के, धमका के, सैंक्शंस लगा के, दबाव डाल के, किसी भी तरीके से उससे अपनी बात मनवा लेता है, उससे जो चाहता है वो करवा लेता है। जैसे सैंक्शंस, या फिर वो उस देश को बर्बाद कर देता है। जैसे अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, ईरान ने उसकी बात नहीं मानी, घुटनों पे आ गया ईरान। इसी तरीके से अमेरिका ने बहुत सारे दूसरे देशों पे सैंक्शंस लगा के उनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, और लास्ट में उन देशों को अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। लेकिन एक होती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि असलियत में आप काम वही कर रहे हैं, उस देश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंदर आप सीधे सीधे उस देश से ना भिड़कर उसकी मुसीबत में मदद कर रहे हैं। जैसे इंडिया है, श्रीलंका के इस समय पर बहुत सारी ज़रूरत थी, तो इंडिया ने क्या किया, वहाँ पर बहुत सारी जो भी उसको मदद थी वो पहुँचाई, और अपनी एक उसकी आम जनता और सरकार में गुडविल बनाई। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन भेजी, और
वहाँ अपनी गुडविल बनाई, वहाँ पर रेलवे नेटवर्क डेवलप कर रहा है इंडिया, ताकि वहाँ इंडिया की गुडविल बने। इसी तरीके से बहुत सारे मामलों में इंडिया बहुत सारे एफर्ट्स लगातार किए जा रहा है ताकि इंडिया की वहाँ पर गुडविल बने। उस गुडविल के दम पे लोगों के साथ, लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में पैठ बनाकर, आम लोगों के साथ दूसरी पैठ बनाकर इंडिया जो है अपने जो खेल खेलता है या अपना जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया कभी भी आपको किसी भी देश को धमकी देता हुआ नहीं मिलेगा, खासकर अपने से छोटे देशों को। जैसे अगर भूटान के मामले में है तो हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके सम्मानित होते हैं और सम्मानित करते हैं। भले ही छोटा देश है लेकिन पड़ोसी देश है। इसी तरीके से नेपाल जाते हैं तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के नाम पे लुम्बिनी यात्रा की जाती है। इसी तरीके से श्रीलंका को मदद करना, मालदीव्स को मदद करना, अफगानिस्तान को 5,000 ट्रक अनाज भेजना, दवाइयों से भर के 13 टन के आसपास दवाइयों को भर के हवाई जहाज भेजना, और जो भी चीज़ पॉसिबल होती है इंडिया सब चीज़ें अवेलेबल करवाता है किसी भी देश को, ताकि उस देश में अपना इन्फ्लुएंस बने और एक ऑब्लाइज फील करके वो पर्टिकुलर कंट्री एक ऑब्लाइज फील करके इंडिया की सपोर्ट करे। ये है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। लेकिन असलियत में कतर ना तो हार्ड पावर डिप्लोमेसी दिखा पाएगा क्योंकि 2.5 लाख की आबादी है, ना ही वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी दिखा पाएगा क्योंकि क्योंकि उसके पास, उनके वहाँ ऐसा नेचर नहीं है। ऐसे में इसने एक नई तरीके की डिप्लोमेसी को यहाँ पर जन्म दिया और इसे कहा गया स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी। अब ये स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, इसे समझिए। स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी असलियत में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन यानी सॉफ्ट पावर के नाम पर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए उन देशों में जो ताकतवर हैं, उन देशों के साथ रिलेशन बनाइए जो कि ताकतवर हैं, और उन देशों से जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करके अपने ऊपर डिपेंड करो, या फिर उन देशों के साथ किसी तरीके के मिलिट्री रिलेशंस बनाओ और पॉलिटिकल रिलेशंस और इन्फ्लुएंस क्रिएट करो। मिलिट्री रिलेशंस और साथ में उन देशों के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस देश के अंदर क्रिएट किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये तो हो गया मिलिट्री इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ हार्ड पावर डिप्लोमेसी के पार्ट को इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए नजर आए। अपॉर्चुनिटी देखें और वहां पर टेक स्ट्रॉन्ग स्टैंड, वहां एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए आप नजर आए और वहां जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल करें। यह है स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड पावर एज वेल एज सॉफ्ट पावर। ये चीज हमें समझनी है कि असलियत में कतर ने ऐसा क्या किया कि हार्ड पावर डिप्लोमेसी को सॉफ्ट पावर के साथ मिलाकर कैसे उसने स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी दिखाई। और आज के दिन 2.5 लाख की आबादी का एक छोटा सा देश जिसके पास पैसा है, उसने 3.5 करोड़ की आबादी वाले देश की चक्कर गिननी बांध रखी है। और इंडिया जो इस टाइम पर यूरोप और अमेरिका के सामने आंखें दिखा रहा है और खुले तौर पे कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी तैसी, वो इंडिया, उस इंडिया को कतर का कहना है कि भारत सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और इंडिया के जो लोग हैं वो इमोशनल फॉर्म में कभी बायकॉट कतर एयरवेज एंड ऑल टाइप की सिचुएशंस को दिखा रहे हैं। अब असली लॉजिक क्या है इसे समझिए कि असलियत में ये स्मार्ट पावर के अंदर कतर ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन अपना नाम कमा रखा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रखी है। इसके ऊपर आते हैं, हमारी बात हो रही है कतर के ऊपर। तो हार्ड पावर के अंदर हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का जो कॉम्बिनेशन था वो है स्मार्ट पावर। अब इसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहले कतर के जो अल सानी है, हमद बिन खलीफा अल सानी, पैसा अथाह है, ऑयल और गैस के रिजर्व्स इसके पास जबरदस्त हैं। अब ऑयल और गैस के रिजर्व्स में ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक रिजर्व्स, फाइनेंशियल रिजर्व्स मौजूद हैं।
अब फाइनेंशियल रिजर्व्स यानी पैसा इसके पास अथाह है जो मौजूद है। इस पैसे को एक वेपन, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के अंदर सबसे ज्यादा दो काम किए। एक तो अलग अलग लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया, यहां तक कि सोच कर देखिए फुटबॉल क्लब्स के अंदर भी निवेश किया गया। फुटबॉल क्लब में निवेश करने का मतलब ये है कि आम जनता के अंदर अपनी पैठ बनाना और डोनेशंस दिए जहां पॉसिबल हो सकता था, चाहे क्लिंटन फाउंडेशन को हो, चाहे ओबामा की फाउंडेशन को हो, सबसे ज्यादा अमाउंट में डोनेशंस, बहुत बड़े अमाउंट में दिए। इन्वेस्टमेंट्स किसी भी देश को बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसकी तरक्की के लिए, और डोनेशंस और खासकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन देने का मतलब सीधा सीधा ये है कि उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस पर्टिकुलर कंट्री के बहुत अच्छे रिलेशंस बनने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कंट्री अपने फेवर में चीजें पास करवाने में काफी हद तक सफल होगा। अब एक तरफ है फाइनेंशियल रिजर्व्स और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इसके पास सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर ये खुद मौजूद है। ऐसे में इसने अमेरिका और ब्रिटेन को दे दिए, अमेरिका और ब्रिटेन को प्रोवाइड कर दिए मिलिट्री बेसिस। अब यहां मिलिट्री बेसिस और बड़े लेवल पर एयर बेस प्रोवाइड किया गया कि यहां इस मिलिट्री बेस ने सबसे मेन काम वो किया कि ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन और अमेरिका के साथ एक तरीके के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाना शुरू किया। और इस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का सीधा सीधा असर ये था कि अब ब्रिटेन और अमेरिका, खासकर अमेरिका, कतर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाए और अब अमेरिका कतर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता हुआ नजर आया। अब जब आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठा रहे हैं तो पहली बार, असलियत में पहली बार, किसी अरब देश के अंदर अल जजीरा नाम का एक चैनल खड़ा किया गया। अल जजीरा, अल जजीरा इंडिया की अल जजीरा से कभी नहीं बनती। अल जजीरा एक ऐसा बागी चैनल बनाया जिसने जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, ऑर्थोडॉक्स जो सोच रखने वाली जो पॉलिसी होती है, ऑर्थोडॉक्स लाइन और रेडिकल पॉलिसी जो है, उसको, पॉलिटिक्स को जिसे कहते हैं नंगा किया और इस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी को उठाकर उसने जहां पर भी डेमोक्रेसी को समर्थन देने वाले लोग थे उसको सपोर्ट करना शुरू किया। नतीजा क्या कि अल जजीरा ने प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा ऑफ कतर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और यहां पर सोच कर देखिए, अरब स्प्रिंग 2012-13 के आसपास जब शुरू हुई थी, उस अरब स्प्रिंग के अंदर कहां तो डिक्टेटर्स जो हैं, अरब स्प्रिंग, उस अरब स्प्रिंग में कहा तो डिक्टेटर्स जो हैं, उन सभी डिक्टेटर्स को ने एक साथ मिलकर अरब स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करी, लेकिन अल जजीरा ने कहीं पर भी डिक्टेटर्स का साथ नहीं दिया, बल्कि खुलकर जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का साथ दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि कॉमन मासेस ऑफ अरब वर्ल्ड, उसके अंदर इसकी पैठ बहुत ज्यादा बढ़ी। नतीजा आज का यह है कि इस कॉमन मासेस ऑफ अरब वर्ल्ड के अंदर जैसे ही इसकी पैठ बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है वो लोग कहीं ना कहीं डिक्टेटर्स के खिलाफ इसका एक पलड़ा मजबूत होगा और ये कतर जो है ये उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर अरब कंट्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर बनकर उभरेगा। अल कायदा, अल जजीरा ने यही काम किया, प्रोपेगेंडा फैलाया। आप सोच कर देखिए, सीरिया के अंदर जब सीरिया में टर्की ने बम्बार्डमेंट करना शुरू किया
और जो कुर्दिश फोर्सेस थी उनके खिलाफ अपना अभियान चलाया। यहां पर पूरा अरब वर्ल्ड ये कहता है कि टर्की हैव नो राइट टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ सीरिया। सीरियन पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करने का सीधा मतलब यह है कि टर्की का अरब पॉलिटिक्स में एंटर करना। सऊदी अरेबिया और जितने भी देश थे वो सारे के सारे यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया टर्की को नहीं आना चाहिए, और सीरिया के ऊपर अटैक का मतलब अरब वर्ल्ड पर अटैक है और टर्की अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। यहां कतर सीधे तौर पर जाकर टर्की के साथ खड़ा हुआ और कुर्दिश फोर्सेस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा और ये कहा कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए। ये क्लियर अप्रोच जो है इसने टर्की जैसे बड़े देश को भी कतर का दीवाना बना दिया। ये था स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव टर्की के साथ, डिप्लोमेटिक और प्रोपेगेंडा मूव ये भी एक स्मार्ट मूव था अल जजीरा को लेते हुए। और सबसे बड़ी बात, इसी अल जजीरा ने जब आईएसआईएस के आतंकवादियों ने लोगों को जलाया, गोलियों से भूना या किसी भी अलग अलग तरीके से मारकाट मचा के उन्हें खत्म किया आईएसआईएस ने, तो उस सारे के सारे फोटोग्राफ्स को अल जजीरा ने दुनिया के सामने दिखाया। और अब तक जो अरब वर्ल्ड के बारे में, जो आईएसआईएस के टेररिस्टों के बारे में जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मीडिया बोल रही थी, अल जजीरा ने ऐसी चीजें दिखाकर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, पूरी पश्चिमी दुनिया को अपना फैन बना लिया। अब आप सोच कर देखिए, अल जजीरा को इस्तेमाल किया, ये मैनेजमेंट है। जितनी हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं, आज मेरे मुंह से कतर की तारीफ निकल रही है कि कैसे कतर ने बहुत ही डिप्लोमेसी, बढ़िया डिप्लोमेसी खेल के इंडिया जैसे देश को माफी मांगने के लिए कह दिया है कि आप अगर भारत सरकार सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगी तो समझ लीजिए। तो यहां या तो हम गालियां बकना शुरू कर दें और एक अनपढ़ की तरह उसे चार बातें सुनाना शुरू कर दें, या फिर ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें कि असलियत में कतर जो है वो है क्या। हालांकि पिछले वाले वीडियोस के अंदर भी मैंने कतर को बहुत अपोज किया, लेकिन असलियत में कतर को जो अपोज मैंने किया वो लॉजिकल था, क्योंकि मैंने उसकी जो दोगलापन है वो साफ बताया। लेकिन कतर एयरवेज को अपोज करना एक सॉल्यूशन है ही नहीं। असलियत में मामला क्या है उसे समझिए, वो गेम क्या खेल रहा है। यही कतर है, छोटा सा देश, इसकी राजधानी दोहा। अब भाई दोहा के अंदर सोच कर देखिए, यही कतर दोहा के अंदर एक तो डायलॉग करवा लेता है तालिबान और अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के बीच में। और अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान और अमेरिका के डेलीगेशन बैठते हैं और ये दोनों के दोनों डेलीगेशन, और ये दोनों के दोनों डेलीगेशंस आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें कतर के रोल को खुले तौर पर दिखाई देता है। देख सकते हैं कि कतर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहां दोहा डायलॉग्स में सोच कर देखिए, तालिबान अमेरिका के बीच में एक तरीके का पीस पैक्ट हुआ और यहां कतर का जो रोल था वो अप्रिशिएबल था। नतीजा उसका ये हुआ कि तालिबान के ऊपर भी कतर की पैठ अच्छी बनी और अमेरिका के ऊपर भी कतर की पैठ अच्छी बनी। नतीजा उसका यह है कि कतर का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बढ़ा और तालिबान पे बढ़ाकर सेंट्रल एशिया पर भी बढ़ा। यहां पर सोच कर देखिए, कतर ईरान के मामले में भी खुलकर ईरान से बात कर रहा है। सऊदी अरेबिया को अब ईरान के साथ अपने रिलेशंस बनाने पड़े हैं। कतर पिछले 5 साल से ईरान के साथ खुल के अपने रिलेशंस बना रहा है। अब सोच कर देखिए, कतर 5 साल से रिलेशंस बना रहा है और सऊदी अरेबिया अब जाके पिछले कुछ टाइम से ईरान से बातचीत करना शुरू कर रहा है। कितना ज्यादा पहले आगे की सोच कर ये कतर जो है चल रहा था। उसके बाद अगर आप इसका अगला पॉइंट देखते हैं दोहा के बाद, तो तालिबान के साथ साथ अगर आप इसी फॉर्म में देखेंगे तो ये भी इसका एक स्मार्ट मूव था, अपॉर्चुनिटी को उठाते हुए। इन सब सिचुएशंस में एक तरफ सऊदी अरेबिया खड़ा है जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास जिसके पास जो है ऑयल और गैस रिसोर्सेज भी हैं, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, पैसा भी है, सब चीजें हैं और इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी है।
लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ये बना फिरता है। एक तरफ इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ओआईसी इसके पूरे इन्फ्लुएंस में है, तीसरी तरफ अरब वर्ल्ड जो है वो पूरा इसके इन्फ्लुएंस में है, और चौथी तरफ ओपेक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो इसके कंट्रोल में है। यहां इस सऊदी अरेबिया को चैलेंज मिल रहा है कतर के साथ। कतर अब ये कह रहा है कि भैया इस्लामिक वर्ल्ड का तू लीडर नहीं है, मैं हूं। ओआईसी का लीडर भी सऊदी अरेबिया नहीं है, मैं हूं। और ओपेक का लीडर भी सऊदी अरेबिया नहीं है, मैं हूं। अब आप इसका अंदाजा लगाकर देखिए ऐसा क्यों है। भाई ऑब्वियस सी बात है, लीडरशिप तो कोई भी चाहेगा। चौधराहट का असलियत की लड़ाई है। तो असलियत में इस चौधराहट की लड़ाई को है क्या, उसे समझिए। सऊदी अरेबिया इस समय पर एक कंफ्यूज्ड कंट्री की फॉर्म में है, और प्रिंस सलमान जो है वो उस लेवल का इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाए जो एक होना चाहिए था। और सऊदी अरेबिया के मामले में प्रिंस सलमान जो हैं उनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि अच्छा, खास बात क्या, इनका जो खाशगोगी मामला था उसके मामले में टर्की के साथ और अमेरिका के साथ बहुत बुरे वाले रिलेशंस प्रिंस सलमान के रहे हैं। खाशगोगी खाशगोशी जो भी इसका एक अरेबिक वर्जन रहा हो, एक पत्रकार था जो रॉयल फैमिली से रिलेटेड था या किसी भी तरीके से उसके संबंध वगैरह थे। वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था और टर्की की एम्बेसी के अंदर खाशगोशी को उठा के मरवा डाला। अमेरिका इस चीज के खिलाफ था। अमेरिका, क्योंकि असलियत में खाशगोशी माने या ना माने, अमेरिका का एक तरीके का अमेरिका का के कहने पर सऊदी अरेबिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करने वाला एक बंदा था। पॉलिटिकल सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करने वाला एक बंदा था, एक तरीके का यूं कहें कि इन्फ्लुएंसर था। और क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर था और प्रिंस सलमान की वहां सत्ता को चुनौती दे रहा था, तो सत्ता को चुनौती देने वाले सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आते, तो उठा के खाशगोशी को मार डाला। इसी तरीके से प्रिंस सलमान की बहुत सारी दूसरी पॉलिसीज भी इस तरीके की है जो कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड को ज्यादा पसंद नहीं आती। चाहे पैलेस्तीन मामला देख लीजिए। पैलेस्तीन मामले के अंदर इजराइल के अगेंस्ट वो शोर नहीं मचाता या वो आवाज नहीं उठाई जाती सऊदी अरेबिया के द्वारा जो उठनी चाहिए। ईरान मामले में भी अगर आप देख लेंगे तो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आता है और वेस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट नजर आता है। तीसरी तरफ टर्की के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो टर्की से दुश्मनी भले ही है, लेकिन अपना एक इन्फ्लुएंस कम ना होने देने के चलते टर्की से भी सऊदी अरेबिया की दुश्मनी हमेशा बनी रहती है। अब इसी तरीके से अगर आप और दूसरे मामले में भी, अच्छा चाइना मामले में अगर आप देखेंगे तो चाइना के उइगुर मामलों के अंदर भी आपको ये भी साफ नजर आएगा कि उइगुर मामले में सऊदी अरेबिया चुप्पी साधे रहा। इसने यहां कह के एक बात कह के मामले को रफा दफा कर दिया कि उइगुर मामला उनका इंटरनल मैटर है, और यहां तक कि सऊदी अरेबिया खुलकर अब दुनिया के किसी भी मामले में दखल देने में इंटरेस्टेड नहीं है। खुलकर इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी मामले में दखल देने के लिए। इस्लामिक मामलों में खासकर वो हमेशा बच के अपना तेल बेच के या किसी भी चीज में आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ सऊदी अरेबिया कदम दर कदम पीछे हट रहा है और दूसरी तरफ लेकिन लीडरशिप बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ यहां कतर जो है उन सभी मामलों को उठा रहा है जहां सऊदी अरेबिया पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से आप अगर देखेंगे तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के दिन सऊदी अरेबिया और कतर की यहां पर लड़ाई हो चुकी है। यहां अगर आप देखें तो इसके पास अब इंडिया का मामला जो नुपुर शर्मा वाला मामला है, नुपुर शर्मा छोटा सा कमेंट ही है, बहुत ज्यादा बड़ी नेता नहीं है, प्रवक्ता ही है। पार्टी ने उसे निकाल दिया है और जिस तरीके से मामले को उठाया गया है, इंडिया जैसे देश में अक्सर एक दूसरे के आराध्यों के ऊपर कीचड़ उछालना एक फैशन सा बन गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। और यहां पर एक मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो सजा नुपुर शर्मा को दी जा रही है, माता सीता, भगवान राम से लेकर जितने भी हैं,
भगवान राम से लेकर हमारे शिवलिंग से लेकर, शिवलिंग को तो एक किसी ने मेल प्राइवेट पार्ट से कंपेयर कर दिया से लेकर सब चीज़ों के मामले में जो कंपेयर किया जा रहा है या गालियां बकी जा रही हैं, उन सब के खिलाफ जो टीवी पे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन सब के खिलाफ वही सजा मुकर्रर होनी चाहिए जो नुपुर शर्मा को दी जानी है, जो दी जानी है। लेकिन सवाल नुपुर शर्मा के कहने का कम और नुपुर शर्मा ने जो कहा उसे तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने वाली बात ज्यादा है। एक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। यहां डिप्लोमेसी, स्मार्ट डिप्लोमेसी ऑफ कतर है। कतर को इंडिया से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप का मामला है इसलिए कतर क्या कर रहा है, कतर ने स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाते हुए सीधे सीधे टारगेट किया इंडिया की एक प्रवक्ता, छोटी सी अदनी सी प्रवक्ता जो बहुत बड़ा नाम यूं कहें कि भाई मोदी जी के बराबर का है या कोई मंत्री में है, मंत्रिमंडल में है, किसी में भी है, वो कहे। तो यहां इंडिया के एक पर्टिकुलर प्रवक्ता के स्टेटमेंट को उठा के बवाल मचा देना, राई का पहाड़ बना देना, असलियत में इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का एक स्मार्ट डिप्लोमेसी का तरीका है, जिसमें निशाना भले ही भारत, शोर भले ही भारत का मजाक उठ रहा है, मुद्दा भले ही भारत का है, लेकिन असली निशाना सऊदी अरेबिया है। और क्लेम किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप करने में कामयाब नहीं है, इसलिए कतर जो है इस्लामिक वर्ल्ड का नया लीडर है। ये है स्मार्ट डिप्लोमेसी। इस स्मार्ट डिप्लोमेसी में हार्ड पावर इंडिया के अगेंस्ट दिखाई गई, आर्म्स ट्विस्टिंग इंडिया के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई, उसको माफी मांगने के लिए कहा गया। स्मार्ट पावर सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट दिखाई दी और अमेरिका और ब्रिटेन का साथ लेके उनके पॉसिबली उनके कहे अनुसार ऐसा किया जाए। मैं अगले वीडियो इसी की बना रहा हूं कि कतर के कंधे पर कहीं अमेरिका तो बंदूक नहीं चला रहा। अगली वीडियो उसकी आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अगली बार अगले टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।